हेलो एवरीवन। आई होप आपका आज का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम 1 से लेकर 20 तक जितने भी एमसीक्यूज आपके क्वेश्चन पेपर में आए हैं उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। आज कौन सा सेट के बारे में डिस्कशन होगा तो देखना ध्यान से। तो जो सेट आपका 31, 5, 1, 2 या फिर 3, जिन भी स्टूडेंट्स का 35, 1, 5 में 1, 2 या 3 कोई भी सेट आया है उन सभी सेट्स का क्वेश्चंस का यहाँ पे डिस्कशन है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक यानी कि सारे एमसीक्यूज का। आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आपने कितने क्वेश्चंस को राइट अटेम्प्ट किया है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो यहाँ पे आया था इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जब हो रहा है आपका कॉपर का, तो यहाँ एनोड, कैथोड और कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज हो रहा है। तो आपको पता है एनोड में हम लोग इम्प्योर कॉपर लेते हैं, कैथोड में प्योर कॉपर, और जो आपका सॉल्यूशन होता है वो कॉपर सल्फेट का एसिडिफाइड सॉल्यूशन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा था कि चार कार्बन्स वाले एटम्स का हमें स्केलेटल बनाना था, मतलब कि स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना था। तो इनमें से कौन सा राइट है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो स्ट्रेट चेन, चारों चारों ऑप्शन में स्ट्रेट चेन है। अब आपका जो अगला वाला स्ट्रक्चर बनेगा उसमें आप क्या करोगे, 3 रखोगे स्ट्रेट चेन में और 1 रखोगे ब्रांचिंग में। तो ऐसा ऑप्शन हमें ढूंढना था। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये तो स्ट्रेट चेन में ही आ गया, ये तो आपका होगा नहीं। अगर ये देखोगे तो ये भी स्ट्रेट चेन में आ रहा है, ये होगा नहीं आपका। ये भी स्ट्रेट चेन में आ गया तो ये नहीं होगा, यही होगा आपका। ठीक है, देखो यहाँ पे ब्रांचिंग हो रहा है, 3 ऐसे स्ट्रेट चेन में हो गया और ये आपका ब्रांचिंग हो गया, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप मुझे कमेंट से बताना कि आपका 1 से 20 में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, क्या 20 सही हुआ है या कुछ गलत हो गया। चलो आगे देखते हैं। यह बहुत इजी क्वेश्चन आया है यहाँ पे। ठीक है, लेड नाइट्रेट का बैलेंसिंग पे क्वेश्चन आ गया है, आप सबको पता है यहाँ पे क्या होगा। तो 2, 2, 4 और 1। ठीक है, 2, 2 जा 4 हमने पढ़ा था और लास्ट में डी में 1 हो गया, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो गया, 2, 2, 4 और 1। अब देखिए लास्ट के यहाँ क्वेश्चन के हमें क्या बोला है कि एक मेटल एक्स है, यस हमारे पास ये देखो क्या है, एक मेटल एक्स है जिसका ट्रीटमेंट करवाया जा रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो वो एक गैस जी प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, इट ऑल्सो लिबरेट्स द सेम गैस जी ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन एक्स एंड जी रिस्पेक्टिवली आर। अच्छा, आपको बताना है कि एक्स और जी कौन कौन से गैसेज हैं। ठीक है, तो एक बार आप देखो ये मेटल है और इसका रिएक्शन हो रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, मेटल का रिएक्शन हो रहा है बेस के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, आपको पता है। ठीक है, फिर उसके बाद बोला गया है इट ऑल्सो लिबरेट द सेम गैस जी ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक। अब मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तब भी हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होगा। तो जी तो आपका आ गया है, एक्स एंड वाई, एक्स एंड जी आपको बताना है। अच्छा ठीक है, तो जी तो देखो कंफर्म है, जी आपका हाइड्रोजन है। तो देखो दो ऑप्शन में आपका दिया हुआ था, ये रहा हाइड्रोजन और एक ये रहा हाइड्रोजन। आगे में मेटल है आपका, तो मेटल आप देखोगे यहाँ पे है, जिंक यहाँ पे भी है, कॉपर भी है। क्या होगा, तो आपको पता है जिंक मेटल का रिएक्शन आपको दिया हुआ है दोनों के साथ, जिंक का बेस NaOH के साथ रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में क्लियरली गिवन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका। आई होप आपने सही मारा होगा। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में। यहाँ 5th नंबर क्वेश्चन में बोला है कि बेकिंग सोडा का मिक्सचर और टार्टिक एसिड, बेकिंग सोडा और टार्टिक एसिड का मिक्सचर को हम लोग हीट कर रहे हैं, तो एक एक्स नाम का सब्सटेंस बन रहा है, एक एक्स नाम का सब्सटेंस बन रहा है, और ये एक्स नाम का सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल है ब्रेड्स वगैरह को, केक्स वगैरह को स्पॉन्जी बनाने के लिए। तो स्पॉन्जी बनाने का काम किसका है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का काम है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखो एक मेटल है जो कि डिस्प्लेस कर दे रहा है आयरन को उसके सॉल्यूशन से, मेटल है आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है उसके सॉल्यूशन से, मतलब कि आयरन से ज्यादा रिएक्टिव वाला मेटल होगा। लेकिन इट फेल्स टू डू इन द केस ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, लेकिन एल्यूमिनियम सल्फेट को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब है एल्यूमिनियम से लेस रिएक्टिव होगा। ठीक है, आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होगा, एल्यूमिनियम से लेस रिएक्टिव होगा। तो इन सब के बीच में से देखो आपका कॉपर तो होगा नहीं, कॉपर तो बहुत
बहुत नीचे आता है, ठीक है। मैग्नीशियम बहुत ज्यादा ऊपर आता है, ये भी नहीं होगा। लेड भी नहीं होगा, और क्या होगा, जिंक होगा, ठीक है। जिंक। आपने सही आंसर दिया कि नहीं, मुझे कमेंट्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन के बर्निंग पे क्वेश्चन आया है, ठीक है। देखो, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ वाइट डेजलिंग फ्लेम, ये बिल्कुल सही है, आपको पता है। उसमें व्हाइट पाउडर भी फॉर्म होता है, आपको ये भी पता है, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर फॉर्म होता है। तो 1 और 2 यही सही ऑप्शन है। मैग्नीशियम रिबन वेपराइज कर जाता है, नहीं ऐसा नहीं है। और एक्वस सॉल्यूशन जो है इस व्हाइट पाउडर का, वो ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। तो ऐसा तो नहीं करेगा भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, वो तुम्हारा बेसिक नेचर का है, वो तुम्हारा रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। यहाँ ब्लू लिटमस को रेड बोला, ये तो गलत हो गया। 4 है, एलिमिनेट भी आप कर सकते थे, इसको काटोगे, बचा आपका ये दोनों। इजी क्वेश्चन है, इसमें तो सोचने का जरूरत नहीं है, सी ऑप्शन सही हो गया आपका, ठीक है। देखो लास्ट क्या हमारा कह रहा है, लास्ट हमें कह रहा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है हमारा, उसमें ग्लूकोज का पायरुवेट में ब्रेकडाउन, जो हो रहा है, और फिर पायरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड का जो ब्रेकडाउन हो रहा है, ये दोनों ही प्रोसेस कहाँ कहाँ पे होते हैं। सबसे पहले अब आपको पता है कि ग्लूकोज अगर पायरुवेट में टूटेगा तो ये होगा आपका साइटोप्लाज्म में, देखो साइटोप्लाज्म में। और आपका अगला प्रोसेस जो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये सेट नंबर 5, 1, 5, 2 और 5, 3 तीनों के लिए सेम क्वेश्चंस है, आप आंसर मैच कर सकते हो इसी सेट के वजह से। आपका ऑर्डरिंग हो सके ऊपर नीचे दिया हुआ हो, लेकिन सारे क्वेश्चंस एज इट इज रहते हैं। ये देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक ऐसा प्लांट हार्मोन जो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, और ऐसा हार्मोन जो विल्टिंग ऑफ लीव्स, यानी कि लीव्स को भैया जो टूटने का जो प्रोसेस है, ठीक है, उसको प्रमोट कर रहा है। तो सिंपल सा आंसर है, हमें पता है, ये हो गया आपका साइटोकिनिन्स और एब्सिसिक एसिड, ठीक है। साइटोकिनिन्स और क्या हो गया, एब्सिसिक एसिड, इसका हो गया बी, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्पाइरोग्यारा और प्लेनेरिया का मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन पूछ रहा है, कितना इजी क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। देखो स्पाइरोग्यारा और प्लेनेरिया, तुमको पता है कि स्पाइरोग्यारा कैसे रिप्रोड्यूस करता है, तो फ्रैगमेंटेशन होगा, और प्लेनेरिया क्या होगा, रीजनरेशन होगा, ठीक है। देखो ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, देखो सॉरी 11, यहाँ पे एक पार्ट मेंशन करके रखा है एक्स। ये देखिए सबसे पहले तो आपको ये पार्ट आइडेंटिफाई करना है। ये पार्ट हो गया आपका मेड्यूला, ठीक है। अब मेड्यूला के द्वारा कौन सा इसमें से फंक्शंस को कंट्रोल नहीं कर रहा है मेड्यूला, आपको पता है मेड्यूला का काम होता है इनवॉलेंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करना, यानी इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करना। तो सैलिवेशन नहीं होगा आपका, वॉमिटिंग नहीं होगा, ब्लड प्रेशर नहीं होगा, ठीक है, ये सब कट गया। तो क्या बचा हमारे पास, हंगर, ठीक है। हंगर राइट ऑप्शन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा है कि अमीबा का न्यूट्रिशन के बारे में कुछ स्टेप्स में से कौन सा सही है, ठीक है। इसको देख लेते हैं जल्दी से, क्या बोल रहा है कि लिस्ट बिलो आर द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। अच्छा, कौन सा स्टेप्स पहले हुआ है, कौन सा स्टेप्स बाद में हुआ है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या होगा, क्या डिफ्यूजन ऑफ सिंपल न्यूट्रिएंट्स इनटू साइटोप्लाज्म, फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन ऑफ फिंगर लाइक टेम्परेरी एक्सटेंशन ऑफ सेल सरफेस, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, अनडाइजेस्टेड। देखो सबसे पहले तो मेरे को ये लग रहा है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ फिंगर लाइक टेम्परेरी एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस, ठीक है, सेल का जो सरफेस है उसका, ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट जो पार्ट है, वहां पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जिसके वजह से वो फूड अंदर लेगा। तो 3 तो सबसे पहले होना चाहिए, तो देखो 2 में है 3 सबसे पहले। इसके बाद भैया क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रोकन इनटू सिंपलर वंस, नहीं। डिफ्यूजन ऑफ सिंपलर न्यूट्रिएंट्स इनटू साइटोप्लाज्म, नहीं। इसके बाद फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। आप सही से मार के आए हो कि नहीं, देखना अब आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ बचा कुछ क्वेश्चन रह गया है, ठीक है। इसके बाद हमारा, अच्छा हाँ यस ओके, ठीक है। और देखो यहाँ पे आवर इन्वायरमेंट से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि ह्यूमन एक्टिविटीज दैट आर अफेक्टिंग द इन्वायरमेंट आर, कौन कौन से ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से इन्वायरमेंट पे प्रभाव पड़ रहा है। तो मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ सीएफसी के कम यूज करने की वजह से क्या इफेक्ट हो रहा है, तो नहीं, कम यूज करने से कैसे इफेक्ट होगा। एक्सेसिव यूज ऑफ डिस्पोजेबल कप्स एंड प्लेट्स,
वैसे कप्स और प्लेट्स जो डिस्पोजेबल है उसका ज्यादा यूज करने से क्या इन्वायरमेंट पे इफेक्ट होगा? तो नहीं होगा। डिस्पोजेबल कप्स नहीं, डिस्पोजेबल है ना। अच्छा एक मिनट रुकना, मैं मुझे पूरा पढ़ने दो। मैक्सिमाइजिंग द यूज ऑफ रीयूजेबल यूटेंसिल्स फॉर ईटिंग फूड एंड ड्रिंकिंग फ्लूइड्स। अगर वैसे बर्तन का इस्तेमाल किया जाए, वैसे हमारे बर्तन का इस्तेमाल किया जाए जो रीयूजेबल है, ये तो अच्छी बात है, ठीक है, ये तो नहीं होगा। सेग्रेटिंग द वेस्ट इनटू, वेस्ट को बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में बांटना, ये भी बात सही है भैया, इससे तो इफेक्ट नहीं होगा इन्वायरमेंट। मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ सीएफसी, सीएफसी का यूज को मिनिमाइज करना, यानी सीएफसी का यूज को घटाना, इसके वजह से इन्वायरमेंट में डिग्रेड होगा नहीं, ये नहीं। ये ऑप्शन आपका होगा सही मेरे हिसाब से, यूज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ डिस्पोजेबल कप्स एंड प्लेट। ये जो डिस्पोजेबल वाले कप्स होते हैं यानी प्लास्टिक वाले कप्स होते हैं, उनका ज्यादा यूज की वजह से इन्वायरमेंट में डिग्रेडेशन आएगा, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया 13 का। 14 में सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, मैन मेड और आर्टिफिशियल, सॉरी नेचुरल और आर्टिफिशियल का कौन कौन सा एग्जांपल है। देखो नेचुरल कौन है और मैन मेड कौन है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैन मेड ही पकड़ लो यहाँ से खाली, मैन मेड, ठीक है। तो पीछे में मैन मेड, तो पॉन्ड्स नहीं होगा, लेक्स नहीं होगा, फॉरेस्ट नहीं होगा। देखो गार्डन, गार्डन मैन मेड हो गया और आगे का लेक क्या हो गया तुम्हारा नेचुरल। ये हो गया करेक्ट आंसर आपका। इसमें आपका प्रिज्म का कुछ पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना था, ठीक है। चलो देखो क्या बोल रहा है कि हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन आइडेंटिफाई करना है। कितना इजी क्वेश्चन है। एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो आप सबको पता है, बी हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ डेविएशन ढूंढना है। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो गया, ई हो गया। तो बी और ई ऐसा पेयर ढूंढना था। देखो बी और ई का पेयर, बी और ई का पेयर, ये देखो सी हो गया, ठीक है। बी और ई का पेयर हमारा ये सी हो गया इसका आंसर। 16 में क्या बोल रहा है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ लार्ज image of the teeth of the patient, the dentist holds the concave mirror in such a manner, लार्ज इमेज देखने के लिए कॉन्केव मिरर के अंदर 6th नंबर का पोजीशन, ठीक है, किस तरह से होल्ड करेगा। एट द फोकस, फोकस पे होल्ड करेगा नहीं, हमें पता है पोल और फोकस के बीच में, बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर। देखो आगे पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ा, आपका आंसर यहाँ पे हो गया। लास्ट 3 क्वेश्चन है, आओ चलो इसको लगाते हैं हम लोग, देखते हैं क्या आंसर होने वाला है। एजर्शन रीजन, ठीक है, ज्यादातर गलती होने का चांसेस यही रहता है आप लोगों का। सबसे पहला में बोला है कि ऑल ऑर्गेनिज्म कैन मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक शुगर यूजिंग रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन। क्या सारे ऑर्गेनिज्म सन से एनर्जी लेके फूड बना सकते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के मदद से ऑर्गेनिक फूड यानी ग्लूकोज बना सकते हैं सारे ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यहां पे आपको पकड़ना था थोड़ा सा, वरना आप गलत करके आ जाते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म नहीं बनाता है, ये गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इसको पढ़ने का जरूरत नहीं है वैसे भी। ऑप्शन नंबर डी ये था। 18 देखो, द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ अ सोलोनॉइड कैरिंग करंट इज सिमिलर टू अ बार मैग्नेट। बोला मैग्नेटिक फील्ड जो सोलोनॉइड बना रहा है और जो बार मैग्नेट बना रहा है, क्या वो बहुत हद तक सिमिलर है? तो जी हाँ, बहुत हद तक सिमिलर है, करेक्ट है। अब बोला है मैग्नेटिक फील्ड किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड, किसी भी करंट कैरिंग, कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर, लूप या सोलोनॉइड, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्या वो इंडिपेंडेंट है उसके शेप से? किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रहा है, क्या वो इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि उस कंडक्टर का शेप कैसा है? तो ये तो स्टेटमेंट गलत है सर। शेप पे ही डिपेंड करेगा। अगर आपका स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, लूप है तो आपको पता था किस तरह से बनता है, और सोलोनॉइड भी किस तरह से बनता है। तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट है, इसलिए ये हो गया गलत। ऑप्शन नंबर हो गया आपका सी। चलो अगला क्या है भाई, देखो यहाँ प्लासेंटा पे क्वेश्चन आया है। प्लासेंटा का कितना क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन क्लास में किया हुआ था, ठीक है। आई होप आपने सही बनाया होगा। बोल रहा है एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन मिलता है, एम्ब्रायो को हमारा न्यूट्रिशन मिलता है मदर के ब्लड से विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लासेंटा। बिल्कुल सही जवाब। प्लासेंटा एक डिस्क होता है जो कि एम्बेडेड होता है यूट्राइन वॉल पे, ठीक है, मदर के यूट्रस में ये लगा हुआ होता है। बिल्कुल सही बात है भाई, ये प्लेस्ड होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो क्या क्या मारेंगे हम लोग, ए मारेंगे कि बी मारेंगे, एक मिनट चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन मिलता है मदर ब्लड, जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं, और प्लासेंटा एक, हाँ ठीक है, हम लोग ऑप्शन ए मार सकते हैं इसमें, ऑप्शन ए करेक्ट हो, ठीक है। ऑप्शन ए आप मार के आए हो कि नहीं आए हो, ये बी मार के आए हो? चलो देखते हैं क्या मारे हो, तो आपको पता होगा अच्छे से।
ये लास्ट हमारा क्वेश्चन है, बोल रहा है सिल्वर क्लोराइड जो है क्या वो ग्रे हो जाता है सनलाइट में रखने से? सिल्वर क्लोराइड क्या वो ग्रे रंग का हो जाता है सनलाइट में रखने से? तो हमको पता है कि सिल्वर क्लोराइड को अगर आप छोड़ोगे सनलाइट में तो वो ग्रे कलर हो जाएगा, क्योंकि वहां सिल्वर बन चुका है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब बोल रहा है सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन हो जाता है सिल्वर में और क्लोरीन में सनलाइट के प्रेजेंस में? तो जी हाँ, सही बात है। ठीक है, ये भी सही है। सिल्वर क्लोराइड ग्रे इसीलिए पड़ जाता है ना क्योंकि उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है। ग्रे पड़ जाता है क्योंकि डिकम्पोजिशन हो जाता है सिल्वर में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये 1 से लेकर 20 तक जितने भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस थे उसे हमने डिस्कस कर लिया। सेट 35 1 का 1 और 2 और 1 का 3 में, मतलब 1 35 5 का 1 5 का 2 और 5 का 3 के जितने भी क्वेश्चंस थे वो यही थे। आप मुझे कमेंट्स में बताना टोटल आपका आउट ऑफ 20 कितना करेक्ट हुआ है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना।